नमस्कार। विचारक का इसकी चैनल में आपका स्वागत है। 2-3 काम हो चुके हैं, जैसे पॉलिटी का कंप्लीट हो चुका। प्लेलिस्ट आप खुद अपने हिसाब से जो है प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। ये पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन बाकी है। इकोनॉमी चल रहा है, इकोनॉमी एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। बजट सर्वे हम उसी जब अपडेटेड आएगा तो उसी में कवर करेंगे। हम डेली न्यूज़ वाला नहीं है ना, कि रोज़ रोज़ कब बैठ कर जो है करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे। अभी नहीं कर रहे, फिलहाल करेंगे, भविष्य में देखा जाएगा। अभी क्या है, अभी बस जो ये विजनाइज का मटेरियल है, इसी का यूज करके हम आपको जो बता रहे हैं। इसका मकसद बस इतना ही है कि जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं, मतलब कि जिनके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने भी आपका एक्सपीरियंस है, उनको पढ़ने में सहूलियत रहे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो लोग नए हैं या मतलब जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, उनके लिए थोड़ा सा जो है एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बना देना है कि PYQ से रिलेटेड या जो है सिलेबस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा कंफर्ट कर देना है। बाकी इसके अलावा और कोई मकसद मत समझिएगा कि जाकर के हम पेपर में जो आपको 100 क्वेश्चन मिला देंगे या हम ऐसा कुछ बता देंगे कि आप जो है नया कुछ कर देंगे। नहीं, ये मटेरियल आपके पास भी होगा, हाँ सबके पास है, बस केवल क्या है कि आपकी सहूलियत के लिए चीज़ की जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सब बातें आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृति, कल्चर, हिंदी मीडियम में क्या है भाई। आप देख रहे होंगे टॉपिक, कितना टॉपिक है इसमें, हमको कितने टॉपिक डिस्कस करने हैं। ये देखिए 7 टॉपिक पूरा है, मतलब 7 टॉपिक है। बाकी जो है उसमें परसिस्ट वगैरह में है, तो सब देख लेंगे बीच बीच में, मतलब बीच बीच में आप लास्ट में ही देखेंगे। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, मंदिर, मूर्तियां, मंदिर एवं अन्य स्थापत्य, स्कल्पचर्स, टेम्पल्स एंड अदर आर्किटेक्चर। पहला आर्टिकल क्या है, स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाना। स्मारक जो है उनको संरक्षित सूची से हटाना। अब ये तो चलो ठीक बात, आर्टिकल था ये। चर्चाओं में क्यों था, ये मैटर करेगा। चर्चाओं में क्यों था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अब ये ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अब ये उम्मीद है आपको स्टैटिक वेब पता होगी, ने 24 लुप्त अप्राप्त स्मारकों में से 18 स्मारकों की केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाने की घोषणा की है। कहाँ से, स्मारकों की केंद्रीय संरक्षित सूची से। ये तो बात रही न्यूज की, चर्चाओं में क्यों था। उसके बाद क्या आता है कि अब संबंधित तथ्य बात करते हैं। इतने से क्वेश्चन UPSC का नहीं बनता है, जो पहले वाले लोग हैं उनको ये बात पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप एक लाइन करंट अफेयर्स पढ़ लिया, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो है ये देखिए केंद्रीय स्मारक संरक्षित सूची, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी करंट स्टैटिक पोर्सन है जो चर्चाओं में रहे कहीं ना कहीं, वो सब भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर अन्य संबंधित तथ्य, इसमें क्या है कि गौरतलब है कि ASI ने कुछ समय पहले उन स्मारकों की सूची जारी की थी जो गायब या लुप्त हो चुके हैं। अब ये कोई स्मारक है जो गायब हो रहा है या लुप्त हो रहा है, इसका काम ये इसको लिस्ट जारी करने का काम किसका है, ये बात पता होना चाहिए। ASI क्या है, SI ये पुलिस वाला डिपार्टमेंट समझ लीजिएगा अपने से ही, है ना। ये जो है क्या करता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, पुरातत्व से रिलेटेड काम करता है। ASI का मानना है, अभी ASI का मानना है, हमारा केंद्र सरकार का मानना नहीं, किसका मानना है, ASI का मानना है कि इन स्मारकों, इस सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप जब विकल्प में आते हैं तो वैसे आते हैं, केंद्र सरकार आएगा या कुछ और आएगा तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से हो गया, इसी बातें कहाँ से हो रही है। तो कम से कम जब पढ़ते समय ये थोड़ा सा एनालिसिस जरूरी है कि एनालिसिस में कहाँ किस पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, किस पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शन क्या क्या आ रहा है, ये सब चीज़ मैटर करेगा। तो इसलिए आप हर एक पहलू बहुत अच्छे से ध्यान देते रहिए। ASI का मानना है कि इन स्मारकों का अब जो है राष्ट्रीय महत्व नहीं रह गया, मतलब ASI का अपने हिसाब से कुछ अपना पैरामीटर बनाए होंगे, उस हिसाब से जो है बोल रहे हैं। इन स्मारकों में से 18 स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाने का क्या किया गया है, निर्णय किया गया है। एक बात ये क्लियर हो गया, ये अप्राप्त स्मारक ASI द्वारा संरक्षित स्मारक थे। सिंपल सी बात है। कई वजहों से इन स्मारकों की सटीक अवस्थिति और दशा का निर्धारण करना संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए 50 करंट अफेयर्स पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है, एक पढ़िए, सिद्ध से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। मैं बार बार इसी चीज़ को रिकमेंड करूँगा। बाकी है, टैलेंटेड तो हर कोई होता ही है। UPSC फील्ड में आने के बाद ना हर कोई टैलेंटेड ही रहता है। बस 2-3 बार जब फेल होता है तब समझ आता है, अरे यार ये तो क्या बताएं प्रभु, बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिए, क्या लग रहा है, ऐसा फिर लगेगा। खैर
देखिए इसमें क्या पॉइंट है, जिन स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाया जाना है उनमें शामिल है। कौन कौन शामिल है? अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसको किसको केंद्रीय सूची से हटाया जाना है, उनकी लिस्ट कुछ होगी, वो ध्यान रखना है। कौन कौन सा है? हरियाणा के मुजेसर गांव में स्थित कोस मीनार नंबर 13। कोस मीनार नंबर कहाँ पे है? हरियाणा में। मैचिंग के लिए तैयार रहिए, इसलिए मैचिंग के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका जो है कोस मीनार नंबर 13 कहाँ पर है? हरियाणा में। झांसी जिले में गनर बुरकिल का मकबरा कहाँ पर? झांसी जिले में, ये भी ध्यान रखिएगा। वाराणसी में तेलिया नाला बौद्ध खंडहर कहाँ पर? वाराणसी में। कौन सा? तेलिया नाला। ये कौन सा? तेलिया नाला। नाम नाला तो ठीक बात था, तेलिया नाला कर दिए क्या, है ना। गनर सर गन चलाने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, गन चलाने की बात कहाँ पर बात है? झांसी में। मतलब कि एक बार एक नाला की बात हो रही है, नाला वाला जो कहाँ पर है? तेलिया नाला कहाँ पर? वाराणसी में। और एक झांसी जिले में कौन सा है? गनर बुरकिल। चलो ठीक, बुरकिल भूल जाओ, गनर तो याद रखा भाई, गनर सिंपल से याद रखने की बात अपने, कुछ नहीं करना है। हरियाणा के कोस मीनार, कोसी नहीं कोस, कोसी तो नदी हो जाएगी बिहार वाली, है ना। कोस मीनार है ये, ठीक है ना, कुतुब मीनार नहीं, कोस मीनार। बस इतना सिंपल। हरियाणा का कोई मीनार उनार का भी चर्चा हुआ भी नहीं, शायद पता भी नहीं हुआ आपको, बचपन कभी सुने भी नहीं होंगे आज तक। तो बस इतना याद रखेंगे, काम चल जाएगा। मैचिंग के लिए तैयार है, बस कुछ नहीं करना, अगर मैचिंग के लिए आता है तो फिर ठीक है। इसलिए देखिए कुछ पॉइंट और भी है कि कोस मीनार है उत्तरी भारतीय महाद्वीप में ग्रैंड ट्रंक रोड। अब ये बात आपको पता होना, जैसे आप इतिहास पढ़े होंगे मध्यकालीन भारत में, तो वहाँ पर आपको मिला होगा ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे मध्यकालीन भारत में निर्मित एक अनूठी और महत्वपूर्ण वास्तुशिल्पीय उपलब्धि, जिन्हें 16वीं शताब्दी के शासक कौन? शेरशाह सूरी। नहीं तो पता होगा आपको। अब सर हम बच्चे थोड़े हैं, हम बच्चों वाली बात कर रहे हैं, आप बड़ी बात करिए, बड़ी बात करते हैं। बड़ी बात अगर आपको जानना है तो ASI जानते रहिए, बड़ी बात यही है। ASI ने यह निर्णय केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय अब ASI किसके अंदर आता है? सर गृह मंत्रालय में आता है। क्यों आता है? सर पुलिस से रिलेटेड लग रहा है, अच्छा अपने से सोच रहे हैं, होता है ना, एक इमेजिनेशन बनाना है। जब आप गलत इमेजिनेशन बना लेते हैं एक बार ना, फिर वो उल्टा उल्टा होता रहेगा, उसमें नाचता रहेगा घूम घूम करके। तो ध्यान रखिएगा कि ASI ने यह निर्णय केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत में लुप्त स्मारक और स्मारकों के संरक्षण से संबंधित मुद्दे शीर्ष से संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया है। ये रहे कुछ पॉइंट, ध्यान रखिए। अब सबसे मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट स्टैटिक वाला, ये देखिए थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या है? ASI के बारे में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में। उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति मतलब अपने से नहीं पैदा हुआ होगा, क्यों कारण है इसको जानिए कुछ थोड़ा सा, कि किसके अधीन, किस कानून के अधीन इसको बनाया गया है। इसकी स्थापना 1861 में। सर ये तो हाँ लग रहा है कि आज़ादी से पहले की बात है, लग क्या रहा है ही, है ना। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम नहीं सुना होगा आपने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक, सर जनक बोलते हैं इनको? हाँ बिल्कुल जनक बोलते हैं। यही क्वेश्चन बन जाएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? तो सोचेंगे सर हम ही थे क्या, हमारे पूर्वज रहे होंगे। कौन पूर्वज थे? सर हमको लगा बंदर थे क्या है ना। संबंधित मंत्रालय कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? संबंधित मंत्रालय तो पहले आपको डिस्कस किया जा चुका है। परिचय देख लीजिए सर, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। इंट्रोडक्शन बताएं हम आपको। यह सांस्कृतिक विरासत से संबंधित प्राचीन स्मारकों के पुरातात्विक अनुसंधान, संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख संगठन है। जिम्मेदार है, अच्छा जिम्मेदार है सर, बिल्कुल जिम्मेदार है। सौंपे गए कार्य क्या करता है? ये हमको सर खुदाई भी नहीं करता, और क्या करेगा है सर, देखते रहिएगा। यह प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल के अवशेष AMASR अधिनियम 1958। सर ये तो हम कभी अधिनियम सुने ही नहीं, आज तक जिंदगी में नहीं सुने हैं, जिंदगी में नहीं सुना है, सुन लीजिए। UPSC में कई ऐसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जो जिंदगी में क्या सिलेक्शन बाद लोग नहीं सुने रहते हैं जो पढ़ाते वो भी नहीं सुने रहते हैं, तो तैयार रहिए उसके लिए। तथा पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति का अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक बात है। यह विश्व धरोहर संपत्ति आदि सहित केंद्र स्तर पर संरक्षित स्मारकों CPMS राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की सुरक्षा और रखरखाव के प्रभारी की भूमिका निभाता है। सिंपल से इतना समझते रहिए, इतना तुक्का मार देंगे काम चल जाएगा। कुछ तो पता है भाई, जब पता चला ASI की बात हो रही है, अब आप ASI की बात हो रही है, आप सोच रहे हैं सुरक्षा है, वो हम उल्टे सोच रहे हैं। अरे ठीक है, खुदाई बिनाई या पुरातत्व से रिलेटेड कुछ ऐसा रहेगा तो आप इतना तुक्का मार देंगे काम चल जाएगा, याद रहेगा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा मन करे तो दिमाग में रखे रहिएगा। अब बात कहता है केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में स्मारकों को हटाने के बारे में। हटाने के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हटाने के बारे में क्या करते हैं? विधेयक पास करना पड़ेगा, बहुमत है, केंद्र सरकार क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, कुछ ऐसा कुछ है क्या, देखें क्या है।
किसी स्मारक को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाने का अर्थ है, पहले ये मतलब समझिएगा, अगर हटा दी क्या हो जाएगा, क्या मतलब है उसका, कि अब एएसआई द्वारा संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? एएसआई द्वारा। मेन पॉइंट ये है। केंद्रित सूची से हटाने के कार्य प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष AMASR अधिनियम 1958 की धारा 35 के अनुसार किया जाता है। यही बात बिल्कुल सही है। एक बार जब किसी स्मारक को इस सूची से हटा दिया जाता है तो फिर क्या होता है, तो स्मारक के आसपास के क्षेत्र में नियमित निर्माण कार्य और शहरीकरण संबंधी गतिविधियां फिर से आरंभ की जा सकती है। समझ रहे हैं ना? अगर रहता है तो क्या होता है, यही जो है निर्माण कार्य और शहरीकरण संबंधी गतिविधियां क्या होती है, रुक जाती हैं। लेकिन जब हटा दिया जाता है फिर अपने जो है जो चल रहा था पहले से चलने देते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है? यही तो बात है ना, एक तरह समझिए कि स्पेशल कैटेगरी मिल जाती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ज़्यादा देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट भी है, बड़ा मतलब है भयंकर पॉइंट। क्या सर भयंकर बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं भयंकर नहीं बोल रहा हूँ, आप गलती से सुन लिए होंगे। देखिए, यह धारा केंद्र सरकार को यह घोषित करने का अधिकार देती है। किसको देती है? केंद्र सरकार को। समझ आ गया ना? देती है कि कोई प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष राष्ट्रीय महत्व का नहीं रह गया है। किसको घोषित करने का अधिकार देती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बीच में कहाँ से आ गया? शब्द तो एकदम गौर से देखिए, गौर से, नहीं तो फिर समझ लिए कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। गौरतलब है कि AMASR अधिनियम में लुप्त स्मारक नामक की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। पता चला सोचने के सर इसमें लिखे लुप्त स्मारक है, क्या लिखा हुआ है, आ जाएगा क्वेश्चन में। नहीं सर, ऐसा कैसे हो जाएगा? स्मारकों के लिए इसी शब्दावली का पहली बार इस्तेमाल नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग की ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया था। किसने किया था? कैग ने किया। सर कैग कौन है? ये पॉलिटी पढ़े नहीं सर, कैग कौन है? ये तो कैट की भाई लग रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, कैग के बाद जाके पढ़िएगा आर्टिकल। अगर आपने पढ़ा था आर्टिकल जरा बता दीजिएगा, आर्टिकल कौन सा है, कैग का आर्टिकल कौन सा है। शर्माते होंगे, शर्माते होंगे सर, हम इतने बड़े आदमी होकर हम ये सब करेंगे, छोटे मोटे काम करेंगे नहीं, बड़े बड़े काम करेंगे हम। ठीक है बात, फिर बड़े बड़े काम करिए। राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, अच्छा कुछ महत्व के स्मारक भी एक यहाँ देखिए कौन कौन सा है। देखिए क्या है, एक है डीम्ड, एक है घोषित। अच्छा, एक डीम्ड है, एक घोषित है, मतलब जो घोषित नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए क्या है इसमें। AMASR अधिनियम की धारा 3 के तहत इसमें ऐसे सभी प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल व अवशेष शामिल है जिन्हें निम्नलिखित द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। ठीक बात है, निम्नलिखित राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया। इसमें क्या है? प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम 1951 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये तो पता ही आपको, 1956 की धारा 126, ये तो पता ही आपको। नहीं सर हमको नहीं पता है, पता कर लीजिए। घोषित में क्या है? AMASR अधिनियम की धारा 4 याद रखिएगा, के तहत इसमें कोई भी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेष की शामिल है। कौन कौन से? देखिए, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाता है। ज्ञातव्य है कि ये धारा 3 के तहत शामिल स्मारक नहीं होते हैं। दोनों थोड़ा सा अंतर है, बस ध्यान रखिएगा। सर इतना छोटी छोटी बात पढ़ेंगे, छोटी छोटी बात नहीं, जब नहीं पढ़ रहेंगे तब दिमाग कुछ काम नहीं करेगा, अभी काम करेगा जब पढ़ रहेंगे ना। सर ये समझ में आएगा यार तो हम कहीं पढ़े ही नहीं थे। इससे भी आदमी तुक्का मारता है, एलिमिनेट करता है। जब पढ़े भी नहीं है, नहीं भी पढ़े तब समस्या आती है, मतलब कि पढ़े भी नहीं भी आ रहा है तब समस्या आती है। नहीं पढ़े तो समझ थोड़ा दिमाग लगता है, चलो ठीक भाई छोड़ देते इतने में, है ना। कानूनी स्थिति क्या है इसकी? भारत का संविधान का अनुच्छेद 49 क्या है? DPSP है। बताने वाली बात है, छोटी मोटी बात, बच्चे हैं क्या? नहीं बच्चे नहीं सर। राज्य को देश भर में राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करने का निर्देश देता है। बिल्कुल सही बात, किसमें देता है? DPSP में। सर DPSP की चर्चा याद रखिएगा, 49 आर्टिकल 49 ध्यान रखिएगा। AMASR अधिनियम 1958 यह कानून राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है। सर इतनी बड़ी बड़ी बात जल्दी बोल रहे हैं क्यों? अच्छा जी, जिनको धीमा लग रहा हो ना, आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा तो ही मजा आएगा। यह पुरातात्विक उत्खनन का विनियमन तथा मूर्तियों, नक्काशी, अन्य वस्तुओं की सुरक्षा का भी प्रावधान करता है। ऐसा प्रावधान करता है, बिल्कुल करता है, याद रखिएगा। इस अधिनियम की धारा 4 केंद्र सरकार को प्राचीन स्मारक आदि की राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने का अधिकार देता है। सिंपल पता नहीं किसको देता है अधिकार, किसको देता है अधिकार? राष्ट्रपति देता है, केंद्र सरकार देता है। AMASR संशोधन और मान्यता अधिनियम, देखिए संसद याद रखिए, संसद कन्फ्यूज मत करिए कभी, संसद केंद्र सरकार के ऐसे कन्फ्यूजन होगा केवल, संसद केंद्र सरकार, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अंतर। AMASR संशोधन और मान्यता, और कभी कभी स्टेट से कन्फ्यूज कर देगा, है ना, कि स्टेट में राज्यपाल करेंगे या मुख्यमंत्री करेंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
AMSR संशोधन और मान्यता अधिनियम 2010 के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए की स्थापना की गई है। यह प्राधिकरण केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। किसके तहत कार्य करता है? कितनी बार बताया ना, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। रट लीजिए, रट लीजिए, सवाल ही नहीं पैदा तो कहीं और जाने का। नहीं सर, हम सोच रहे वित्त मंत्रालय मार दे। क्यों मार दें वित्त मंत्रालय? सर हमारे पास पैसा नहीं ना, हम सोच रहे वित्त मंत्रालय मार। अच्छा है कमी आपको है तो वित्त मंत्रालय मार देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये AMSR संशोधन और मान्यता अधिनियम 2010, इसमें क्या है कि तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए की स्थापना की गई है। यह प्राधिकरण केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का, ठीक बात है। एनएमए कार्य, सर कार्य भी खुद काम भी करता है? नहीं, काम नहीं करता, ये जो बेरोजगार है कुछ करता नहीं है, करता है काम। क्या करता है? यह प्राधिकरण केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों का प्रबंधन करके स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करता है, ठीक बात है। यह प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधि के लिए आवेदकों को भी अनुमति भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल बात पॉइंट की है। तो ये आर्टिकल हमको लगता है कंप्लीट हो चुका है ना। ये देखिए अब क्या शुरू होगा, नालंदा विश्वविद्यालय है ना। टाइम कितना हुआ? 15 मिनट हो गए, 16 मिनट हो गए, 16 मिनट हो गए हैं। लेकिन आज हम ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। कुछ अभी और क्लास करनी है, ठीक, क्लास लेनी है, ठीक है। तो हम जो है इसको रोकते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है अपलोड करते, धीरे अपलोड करते रहेंगे, धीरे 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 धीरे, है ना। शुरू हो गया समझ, कंप्लीट हो जाएगा, इतना भरोसा रखिए। बाकी इकोनॉमी चल रहा है, इकोनॉमी एंजॉय करिए, मजा लीजिए, आराम से मस्त एकदम चलने दीजिए। पॉलिटी को रिवाइज कर लीजिए, मन करे। नहीं सर हम रिवाइज करेंगे, हमको तो एक बार पढ़ हमको याद रहता है, जीवन भर याद रहता है, जीवन भर याद रहता है, ठीक बात है। फिर मजा लीजिए, आराम से करिए, है ना। पढ़ाई नहीं मत करिए फिर अभी अगर अब जब मई जो आएगा ना, जैसे पेपर आ जाएगा 25 मई पेपर है ना, कब है पेपर, कब है 25 मई को ना, 25 मई, अभी बहुत टाइम है। अभी आराम से आप जो है 20 मई को भी अगर आप शुरू करेंगे ना, 5 दिन में तो आप जो है पूरा IAS की तैयारी कर लेंगे, मेंस इंटरव्यू सब कर लेंगे, और जाइए बस के बाद आपको एग्जाम देना है सर इतना आसान है क्या भाई? बहुत सीरियस लगना पड़ता है, जान लीजिए। अभी से जितना कमर कसना हो कस लीजिए, बाद में कुछ नहीं होने वाला है। ये सब खाली बड़ी बड़ी बातें हैं कि मैं शॉर्टकट निकाल दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, ये कर दूंगा, सब फालतू बातें हैं, एक दिन समझ में आ जाएगा आपको भी। खैर ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।